मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिव्राजक के रूप में रहा। घुमंत ही मेरी जिंदगी थी। हर दिन नया गांव, नए लोग, नए परिवार। लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जरूर बात करता था और कभी कभी बच्चों को कहता था कि चलो भाई मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो मैं हैरान था। बच्चे मुझे कहते थे, नहीं अंकल, कहानी नहीं, हम चुटकुला सुनाएंगे। और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओ। यानी उनको कहानी से कोई परिचय ही नहीं था। ज्यादातर उनकी जिंदगी चुटकुलों में समाहित हो गई थी। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है। इसे विल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है। भारत में कठपुतली की जीवंत परंपरा भी रही है। इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियां एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं। मुझे gaathastory.in जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। अमर व्यास आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद विदेशों में चले गए, फिर वापस आए। इस समय बेंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारत की कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं। वैशाली व्यवहारे देशपांडे जैसे कई लोग हैं जो इसे मराठी में भी लोकप्रिय बना रहे हैं। चेन्नई की श्री विद्या वीर राघवन भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी है। वहीं कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क नाम की 2 वेबसाइट भी इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य कर रही हैं। गीता रामानुजम ने kathalaya.org में कहानियों को केंद्रित। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का रविवार सुबह 6:55 पर निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, यानी अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। राजनीति में आने से पहले जसवंत सेना में थे और वे मेजर के पद से रिटायर हुए थे। छाप छोड़ी, उनके निधन से दुखी हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, बीजेपी के दिग्गज और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के निधन से बेहद दुखी हूँ। उन्होंने रक्षा मंत्री समेत कई अहम पदों पर देश की सेवा की। बतौर मंत्री और सांसद उनका कार्यकाल यादगार रहा है। भारतीय सेना में मेजर रहे जसवंत सिंह ने बाद में राजनीति का दामन थाम लिया था। बीजेपी की स्थापना करने वाले नेताओं में शामिल जसवंत ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। बतौर वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत की, जिससे राज्यों को ज्यादा राजस्व मिलना शुरू हुआ। उन्होंने कस्टम ड्यूटी भी घटा दी थी। 2014 में बीजेपी ने सिंह को बाड़मेर से लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया था। नाराज जसवंत ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा, मगर हार गए। उसी साल उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई, तब से वह कोमा में थे। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का रविवार सुबह 6:55 पर निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली।
25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जसवंत सिंह के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दुख जताया है। क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनेता आदरणीय जसवंत सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला। जसवंत सिंह जी लोकप्रिय जननेता और कुशल प्रशासक थे। वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनेता आदरणीय जसवंत सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला। जसवंत सिंह जी लोकप्रिय जननेता और कुशल प्रशासक थे। वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करें। रुड़की के बुग्गावाला में अवैध खनन बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिसकी खबर हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई, जिसका असर देखने को मिला। जहां हरिद्वार स्टोन क्रशर मालिक द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर तथा एचएम द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना किसी ने बुग्गावाला पुलिस को दी। सूचना पाकर बुग्गावाला पुलिस मौके पर पहुंची और 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक एचएम को कब्जे में लेकर बुग्गावाला थाने लाकर सीज कर दिया। सूत्रों की माने तो पिछले कई महीनों बाद बुग्गावाला पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जबकि क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर होता रहा है। अवैध खनन के चलते राजस्व को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें हरिद्वार जिले से कुल 145 करोड़ का राजस्व होना था, लेकिन अभी तक राजस्व के खाते में सिर्फ 10 करोड़ ही आए हैं, जो कि एक बड़ा सवाल है। इस बाबत डीएम हरिद्वार ने संज्ञान लेते हुए सभी चौकियों तथा खनन क्षेत्र में कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए। रुड़की के एसपी इतिहास स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पुलिस को अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा एक एचएम को सीज किया गया। संबंधित रिपोर्ट उपजिलाधिकारी भगवानपुर को जल्द ही प्रेषित की जाएगी। बुग्गावाला क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर बुग्गावाला थाने की पुलिस के द्वारा 10 अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर और एक एचएम मशीन को सीज किया गया है। सभी के विरुद्ध अवैध खनन की रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश सभी संबंधित प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को दिए गए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में विश्व पर्यटन दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण विभाग ने 8 किलोमीटर ट्रैकिंग टंकी बैंड स्थित चाइना पीक से किलबरी तक आयोजित की गई। कार्यक्रम में 10 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि इस वर्ष पर्यटन संगठन द्वारा टूरिस्ट और डेवलपमेंट थीम के तहत ट्रैकिंग का आयोजन किया गया है। आज 27 नवंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे है और आज हर्ष की बात है कि आज वर्ल्ड डॉटर्स डे भी है। जो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम हमारी है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट और जो डॉटर्स डे की थीम है सेव गर्ल चाइल्ड। तो हमने आज ये महिला बाल विकास विभाग से कोलैबोरेट करके आज हमने एक ट्रैकिंग आयोजन किया है। ये लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। तो आज हम यहाँ पे टांकी बैंड से चाइना पीक होते किलबरी जाएंगे। हरिद्वार जिले के पूजा किले बाढ़ गंगा में फूल तोड़ने गई 8 साल की बच्ची को मगरमच्छ ने निगल लिया। जब तक बच्ची के स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचते मगरमच्छ झाड़ियों में चला गया। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। मगरमच्छ की तलाश की जा रही है। रायसी क्षेत्र में मगरमच्छ की किसी को निगलने की यह पहली घटना है। बता दें कि बाणगंगा में पानी कम होने के कारण यहां झाड़ियां उगी हुई हैं और शुक्रवार को जयंत परिवार के साथ खेत में काम करने गया था। उनकी 8 साल की बेटी राधिका भी उसके साथ थी। जयंत ने बताया कि सभी लोग खेत में काम कर रहे थे और इस बीच राधिका एक बच्चे के साथ बाणगंगा में उगे फूल तोड़ने चली गई। राधिका झाड़ियों में फूल तोड़ रही थी कि तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां पहुंच गया और उससे बच्ची को जकड़ लिया। जब तक दूसरी बच्ची शोर मचाती मगरमच्छ ने राधिका को निगल लिया। पंडितपुरी का रहने वाला हूँ। होमगार्ड में नौकरी करता हूँ और ये लड़की जो है मेरी पोती लगती है, मेरे भतीजे की लड़की। और ये पता नहीं बच्चों के साथ आई थी और इसको बच्चे को जो है इसने मगरमच्छ ने इसको यहाँ पकड़ लिया। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम राधिका है। उम्र कितनी? एक सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ पर
कि पंडितपुरी गांव की एक लड़की है जिसकी उम्र 8 से 10 साल के करीब है। उसको मगरमच्छ खींच के पानी में ले गया है और जैसे सूचना प्राप्त हुई हमारी टीम यहाँ पर आई, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और थोड़ी देर पश्चात यहाँ पर हमने और भीड़ वगैरह भी इकट्ठी हुई, उसको भी कंट्रोल किया है और मगरमच्छ को ढूंढने के लिए और बालिका को देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए पूरा ऑपरेशन जारी रहा। रुद्रप्रयाग के सबसे बड़े अस्पताल में पिछले 2 माह से अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब पड़ी है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही अन्य मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मजबूरन प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ रहा है, जहां कम से कम 1000 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में सबसे अधिक समस्या गरीब लोगों को हो रही है। चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड मशीन का बड़ा महत्व है। गर्भावस्था में शिशु के स्वास्थ्य, पथरी या पेट से जुड़ी बीमारियों व अन्य कई बीमारियों के बारे में अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी से जानकारी मिलती है। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में करीब 10 वर्ष पूर्व स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो गई। पहले भी यह मशीन कई बार खराब होती रही और इसे इंजीनियर ठीक कर देते थे, लेकिन इस बार मशीन के खराब होने पर इंजीनियरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में 2 माह पूर्व अस्पताल प्रशासन ने मशीन को सीज कर दिया था। तब से जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध नहीं हो पाई। इसका खामियाजा आम मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। जन अधिकतर मंच के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस संबंध में वार्ता भी की। वो ठीक तो हो नहीं पा रही है और उस पर इंजीनियर ने ठीक होने से मना कर दिया और रिपोर्ट लगा दी है। उस मशीन जो है सील कर दी गई है। हमने टेंडर निकाले हैं, कल टेंडर निकल चुके हैं। अब 1-2 हफ्ते जो है मशीन आने में टाइम लग जाएगा। रुद्रप्रयाग जनपद के सबसे बड़े अस्पताल में पिछले 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी हुई है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही अन्य मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जहां कम से कम 1000 रुपया खर्चा हो रहा है। ऐसे में सबसे अधिक समस्या गरीब मरीजों को हो रही है। चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड मशीन का बड़ा महत्व है। गर्भावस्था में शिशु के स्वास्थ्य, पथरी या पेट से जुड़ी बीमारियों व अन्य कई बीमारियों के बारे में अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी से जानकारी मिलती है। राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी वी षणमुगम में बीच में चल रहे विवाद को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच गठित की। इस मामले की प्रमुख सचिव मनीषा पवार जांच करेंगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर राज्य मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत करते के साथ ही कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। उनका कहना है कि क्या एक आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस की पारदर्शी और निष्पक्षता से जांच करेगा और दोषी पाए जाने पर अधिकारी पर कार्रवाई होगी या नहीं। ये भी सवाल है कि इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि जांच में वो दोषी पाई गई तो मुख्यमंत्री की ओर से जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए वो तैयार। मुख्यमंत्री जी ने जो जांच बैठाई है, मैं उस जांच बैठाने का स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हूँ, पर मेरा अपना एक विचार है कि क्या एक आईएएस की जांच करेगा तो कितनी उसमें पारदर्शिता और कितनी उसमें निष्पक्षता होगी, मेरी जनता तय करेगी। मैं उसे स्वीकार करूंगी और यदि मेरे अधिकारी सचिव और डायरेक्टर यदि इसमें दोषी पाए गए तो आखिरकार क्या कार्रवाई की जाएगी और होगी अथवा नहीं होगी, ये जो है विचारणीय है। नगर पालिका मंगलौर में सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने से परेशान सफाई कर्मियों ने नगर पालिका परिषद पर धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि सफाई कर्मियों ने नगर पालिका प्रशासन पर सफाई कर्मियों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा, जिसके चलते उनके परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो गया है। पालिका प्रशासन से शिकायत के बाद भी नगर पालिका अधिकारी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे कि कार्रवाई कर्मचारी को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने कहा कि ठेकेदार को 2 महीने का वेतन दे दिया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा अभी तक सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया, जबकि सफाई कर्मी नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के जाने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर नगर पालिका अधिकारी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।
नहीं मिल रही है। 3 महीने से बता हम खर्चा कहाँ से उठाओ। चेयरमैन के पास जाते हैं 2 दिन का वादा रखते हैं, फिर 2 दिन पूरे हो जाते हैं, फिर 4 दिन का वादा रखते हैं, फिर ठेकेदार से बोलते हैं अगजी चेयरमैन देगा। बताओ हम कहाँ जाओ अपने बच्चों को लेकर, भूखे प्यासे यहाँ पाते हैं। वेतन नहीं दिया गया है, उसमें से जो ठेकेदार हैं मुमतियाज, उनका कहना यह है कि मैं 15 दिन का वेतन दे सकता हूँ कर्मचारियों को, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। जबकि चेयरमैन साहब ने और जो हमारे ये साहब हैं उन्होंने उनका 2 महीने का जो वेतन है उनको दे दिया है चेक काट के, और वो हमारे बिल्कुल भी जो हमारी सैलरियाँ देने के लिए मना कर रहे हैं। ये हमारे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको 2 माह का वेतन संबंधित ठेकेदार मुमताज अहमद द्वारा नहीं दिया गया है और उसको भुगतान को लेकर ये लोग धरने पर हैं। उनकी मांग है कि इनके द्वारा ना तो ईपीएफ दिया गया है ठेकेदार द्वारा और ना ही हमें वेतन दिया जा रहा है। ठेकेदार को हमने 2 बार सूचना देकर ऑफिस में बुलवाया भी, किंतु उनके द्वारा अभी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए ताकि पूरी जानकारी मिल सके कि उनके द्वारा वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। इस विषय में नगर पालिका द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज में सरकारी योजना स्वच्छ भारत अभियान और स्वजल परियोजना का दुरुपयोग करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 1 सप्ताह में शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आपको बता दें, सितारगंज निवासी निखिलेश गिरामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि पिछले कई सालों से सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 371 टॉयलेट व अन्य सुविधाएं की स्वीकृत देते हुए ग्राम प्रधान और वीडियो को लाखों रुपए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का क्या हुआ किसी को पता तक नहीं चला। टॉयलेट बना और नहीं भी बना। ग्राम प्रधान और वीडियो दोनों ने मिलकर धनराशि का घोटाला कर दिया और साथ ही कार्य पूर्ण होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया। साथ ही याचिकाकर्ता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। असल में ये मामला है सितारगंज का नगर जो ग्राम है, तो इसमें 2014 से 19 के लिए एक जो गवर्नमेंट योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंदर स्वजल परियोजना और मनरेगा के अंतर्गत जो सैनिटाइजेशन के पर्पज से पैसा आया था। तो जो टॉयलेट्स गांव में नहीं थे तो वो घर में टॉयलेट बनाने थे और जो वीडियो थे उनको उसका एक्सपेंडिचर देके गांव वाले अपने जो ग्रामीण थे अपने पैसे वापस ले सकते थे। 12,000 रुपये पर हेड आया था ये, तो काफी बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट था। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे शिष्य शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो
या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, खबर एक बजों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने की मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना काल ने परिवारों में साथ रहना सिखाया। पूर्व रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री जसवंत सिंह का निधन। 2014 से कोमा में थे, 6 साल बाद हार गए जिंदगी की जंग। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बेटे से की फोन पर बात। पूर्व रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री जसवंत सिंह का निधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी ने जसवंत सिंह को दी श्रद्धांजलि। फिल्म सिटी के बाद सीएम योगी की एक और सौगात, हस्तिनापुर के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान तैयार। यूपी में अब संस्कृत में भी सरकारी विज्ञप्तियां, सीएम योगी के निर्देश पर जारी की गई सूचनाएं। अलीगढ़ में पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप। 3rd डिग्री से युवक के कान का पर्दा फटा, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील करी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में 2 गज की दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन चुकी है और करीब लाने का काम भी किया है, लेकिन इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, कैसे रहना, समय कैसे बिताना, हर पल खुशी भरी कैसे हो, तो कई परिवारों को दिक्कतें आई। और उसका कारण था कि जो हमारी परंपराएं थे, जो परिवार में एक प्रकार से संस्कार सरिता के रूप में चलती थी, उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत से परिवार हैं जहां से सब कुछ खत्म हो चुका है और इसके कारण उस कमी के रहते हुए इस संकट के काल को बिताना भी परिवारों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी, हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते हैं। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और जब नहीं होती हैं तो कितनी कमी महसूस होती है। ऐसी ही एक विधा, जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग। साथियों, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। वेयर देयर इज ए सोल देयर इज ए स्टोरी। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती है, उसे प्रकट करती है। कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है, तब देखें। मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिव्राजक के रूप में रहा,
घुमंत ही मेरी जिंदगी थी। हर दिन नया गांव, नए लोग, नए परिवार। लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जरूर बात करता था और कभी कभी बच्चों को कहता था कि चलो भाई मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो मैं हैरान था, बच्चे मुझे कहते थे नहीं अंकल, कहानी नहीं, हम चुटकुला सुनाएंगे। और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओ। यानी उनको कहानी से कोई परिचय ही नहीं था। ज्यादातर उनकी जिंदगी चुटकुलों में समाहित हो गई थी। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं।